So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 2nd of class 12 physics, that is electric potential and capacitance. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. तो देखो काफी छोटा सा और सिंपल सा ही हमारा चैप्टर आ जाता है। इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं, ताकि किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में, सीयूटी में, बोर्ड्स में आपका कोई सा भी आपका क्वेश्चन है आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं और भी जो सब वीडियोस हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। देखो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, सेम ऐसे ही है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चार्ज है वो हमारा इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, मींस यहां से इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा हुआ है, तो उसको एक तरीके से पकड़ कर और किसी एक पॉइंट पर लेके आना, मींस इनफाइनाइट से लेके यहां तक लेके आना, इसको मतलब यहां पर जितना आपको काम करना पड़ेगा वही वो आपकी क्या होती है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। मींस अगर डेफिनेशन भी देखें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, ये आपकी क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और इसकी ये क्या होती है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखते हैं फॉर अ सिस्टम, मींस हमें एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम का मतलब कि कुछ चार्जेस हैं, मतलब कि काफी चार्जेस है, मोर देन वन चार्जेस है, उनको हमें इनफाइनाइट से किसी एक सेम पोजीशन पर लेके आना है, तो वहां पर हमें मतलब क्या वर्क करना पड़ेगा। देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन बिटवीन देम टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, मींस इनफाइनाइट पोजीशन पर काफी हमारे चार्जेस हैं, तो उन इनफाइनाइट पोजीशन से चार्जेस को लेके एक जगह पर असेंबल करना, उन सब में जो काम करना पड़ता है उसी को एक तरीके से हम अपना पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्क्राइब करते हैं। यहां पर हमारी जो वर्क की वैल्यू आती है, मींस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारी वी क्यू। वी मतलब हमारा यहां पर वोल्टेज होती है, और क्यू हमारा क्या होता है, मतलब वी मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, और क्यू हमारा होता है हमारा जो चार्ज की वैल्यू होती है वो। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है वर्क डन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी। बात करते हैं फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, मींस अगर 2 पॉइंट चार्जेस है तो उसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होती है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहां पर ध्यान रखना, देखो जो हमारे फोर्स का फॉर्मूला आता था स्टार्टिंग में, उसमें R² आता था, और हमारा एक फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फॉर्मूला आता है तो उसमें R क्यूब आता था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, यहां पर आ रहा है हमारा R। और अगर हम बात करें फॉर 3 पॉइंट चार्जेस, मींस मोर देन 1 पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास होगा तो उसके लिए मींस 3 पॉइंट चार्जेस लाए, तो यहां पर हमें कितना काम करना पड़ेगा, वो आपस में एक दूसरे अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, तो वहां पर जो टोटल वर्क डन होता है उसकी वैल्यू होती है W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x1 प्लस Q3 Q1 अपॉन x2 प्लस Q2 Q3 अपॉन x3। और ये जो x1 x2 x3 है, ये हमारे क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस के बीच में। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाकी जो अब अगर हम जो चार्जेस है वो इनफाइनाइट पोजीशन से सेम चार्जेस ला रहे हैं, तो हमारे वहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कैसे? देखो अगर हम सेम चार्जेस ला रहे हैं, अगर मैं यहां से क्या है यहां से एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर लेके आ रहा हूं, तो मेरे को नॉर्मल काम करना पड़ा, मैंने यहां पर लाके इसको रख दिया, एक तरीके से आप समझने के लिए ऐसे समझो। फिर मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके यहां पर ला रहा हूं। अब इसको यहां पर इसको अंदर लाने तक ये जो पहले से पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये इसको क्या करेगा, रेपेल करेगा, मींस जो मैं दूसरे को लेके आऊंगा उसमें मेरे को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मींस मेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा इसको यहां तक लाने के लिए, क्योंकि जो पहले वाला रखा हुआ है उस पर क्या लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, इसलिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और अगर अपोजिट चार्ज लेके आऊंगा, मींस मैं पहले पॉजिटिव लेके आया, अब मैं दूसरे वाला नेगेटिव लेके आ रहा हूं, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को मतलब रेपेल तो करेगा नहीं, एक तरह से अट्रैक्ट ही करेगा, तो मेरे को वहां पर पोटेंशियल मींस काम भी कम करना पड़ेगा। वर्क डन नेगेटिव आता है, रिपल्शन मतलब वहां पर रिपल्शन हो रहा है, और वर्क डन की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वहां पर मतलब अट्रैक्शन हमारा हो रहा है। बाकी जो वर्क डन है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, उनमें दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, मींस फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, तो वहां पर भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए भी, और आगे जो एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, वो आ जाता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। देखो ये बेसिकली क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, मींस ये क्या होता है कि मतलब इसमें अगर हम करंट को पास करना चाहिए, मींस एक तरीके से चार्जेस को पास नहीं करा पाता, बट अगर एक हम सर्टेन कंडीशन इसमें लगा दे, मींस इसमें कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दे, तो ये क्या कंडक्टिंग शुरू कर देता है। अब देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पोलर और एक होते हैं हमारे नॉन पोलर। सबसे पहले बात करते हैं अपने पोलर की। देखो पोलर का मतलब क्या होता है, जिन डाइलेक्ट्रिक में जो हमारा COG होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे चार्जेस का, वो क्या कोइंसाइड नहीं करता, उस टाइप के डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं पोलर। मींस एक तरीके से वहां पर हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, मींस डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता इन द केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पर हमारे देखो, जैसे आप नोट्स में भी देख सकते हो डायग्राम में, यहां पर जो हमारे ये डाइलेक्ट्रिक्स है, इनके अंदर जो हमारे जो चार्जेस हैं, चार्जेस क्या होते हैं, एक तरीके से पहले जो नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक है वो अलाइन नहीं है, एक पोजीशन में अलाइन नहीं है पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, बट उसमें क्या है, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है
चार्ज की वैल्यू है। बट जैसे ही हम इनको क्या रखते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जितने भी हमारे डाइलेक्ट्रिक थे, मीन जितने भी हमारे अंदर चार्जेस थे, वो क्या एक सेम पोजीशन में अलाइन हो जाते हैं और हमारा क्या ये बन जाता है, ये कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है। इस तरीके से आ जाता है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो हमारा COG होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो क्या होता है, वो सेम होता है। मींस एक तरीके से यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। मींस यहाँ पर कोई भी कंडक्शन नहीं हमारा होता। बट एक कंडीशन हम लगा देते हैं, मींस हम अगर इसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक हमारा क्या पोलराइजेशन हो जाता है। मींस हम फोर्सफुली मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा के हम क्या कर देते हैं, वहां पर कंडक्शन बढ़ा देते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कब, जब व्हेन अ मॉलिक्यूल गोट इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और जिसकी वैल्यू होती है वहां पर जो हमारे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करने के बाद डायपोल मूवमेंट की वैल्यू आती है, होती है P इक्वल टू काई ई। इसमें हमारा जो P है वो डायपोल मूवमेंट हो गया, काई मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी होती है, और E मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी वैल्यू मतलब न्यू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट की वैल्यू आ जाती है। मींस एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या हो गया, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस हो गया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और फिर हमने इसको क्या बना दिया, एक एज अ कंडक्टर हमने यूज कर लिया। काफी हमारा इसका मतलब वाइडली यूज होता है। मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इसका यूज आता है। देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसके जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो उससे निकल के ही बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड की है वो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मींस हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक एक तरह से ब्रेक हो गया। नेक्स्ट आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जहां पर मतलब जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है और हम अपनी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जहां पर जो ये डाइलेक्ट्रिक है उसको सहन कर सकता है। मींस जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो मतलब कि इससे डिटैच नहीं होंगे, तो वहां तक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो ये सहन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर जैसे आपने रेजिस्टर पढ़ा था ना, कुछ उस तरीके से ही होता है। बस रेजिस्टर का काम क्या होता है, उसका काम होता है एक तरीके से रेजिस्ट करना, करंट को पास करने में। कैपेसिटर का काम कुछ इस तरीके से होता है। कैपेसिटर क्या होता है, ये एनर्जी को और करंट को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। काफी मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होती है हमारी, मतलब बहुत जगह ये हमारा यूज होता है। ये हो गया कैपेसिटर। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मींस दो हमारी प्लेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्लेट्स हो गई, दो हमारी इसमें प्लेट्स होती है और बहुत मतलब कि इसमें बहुत थोड़ा सा सेपरेशन हम रखते हैं, और हमारा क्या इक्वल वैल्यू ऑफ चार्ज होता है और अपोजिट चार्जेस, मींस एक पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसका सिंबल कुछ हमारा इस तरीके से होता है, और दो तरीके के होते हैं। एक तो फिक्स कैपेसिटर मींस जिसकी कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स है, और एक होता है वेरिएबल वाली जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मींस एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब है जैसे रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस था कि कितनी उसकी वैल्यू थी, ऐसा जाता है कैपेसिटेंस मतलब वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसको बोलते हैं उसका कैपेसिटेंस। डिनोट करते हैं सी से। सी किसके कॉल आ जाता है, Q अपॉन V। Q हो गया हमारा चार्ज और V होगी हमारी वोल्टेज, और जो C की यूनिट होती है वो हमारी फैराड यूनिट होती है, मींस F हम यूज करते हैं। और जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा M-1 L-2 T4A² हमारा फॉर्मूला होता है। बाकी ये जो C इक्वल टू Q अपॉन V वाला फॉर्मूला ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे काफी न्यूमेरिकल और इससे आने वाले मतलब कि और फॉर्मूले भी आएंगे। अब देखो जो 1 फैराडे होता है उसकी अगर डेफिनेशन देखना चाहे तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। मींस एक तरीके से वो एनर्जी जो 1 पोटेंशियल का डिफरेंस बना दे, उस एनर्जी को हम बोलेंगे 1 कैपेसिटेंस। और यहाँ पर देखो जो फैराड यूनिट होती है वो काफी मतलब कि बड़ी यूनिट होती है, तो हम स्मॉल यूनिट्स में 1 न्यू एफ, 1 नैनो एफ और 1 हम PF ये हम यूज करते हैं। तो ये मतलब इस तरीके से हम इनमें ये साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। मींस ये एक तरीके से हो गया कन्वर्जन हो गया बिटवीन बिगर यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स। ये भी आपको यूनिट्स का कन्वर्जन याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, क्योंकि देखो दो प्लेट्स है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों के इक्वल चार्ज है, तो नेट चार्ज तो 0 होना ही है। ऑल्सो नोन एज कंडेंसर, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर बेसिकली साइज के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। कुछ हमारे पैरेलल प्लेट्स होती है, कुछ हमारे स्फेरिकल होते हैं, कुछ हमारे सिलेंड्रिकल होते हैं। जिस तरीके का उनका फंक्शन होता है उसी तरीके से उनकी शेप दी जाती है, या फिर
जिस तरीके की उनकी शेप है वो उस तरीके का ही काम करते हैं। जैसे पर्पस, बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, इनका सिंपल पर्पस होता है एनर्जी को स्टोर करना। यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ज्यादातर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे ये सब टाइप्स की हो गई, तो इन सब में क्या होता है, ये जो हमारा कंडेंसर बोल सकते हैं, कंडक्टर कह रहा हूँ, कैपेसिटर, ये हमारा यूज होता है। बाकी यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है, जैसे कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड स्फीयर। अगर एक इंसुलेटेड स्फीयर है तो वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर यहाँ पर हमारी उसकी रेडियस हो गई। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A मतलब कि जो उनका प्लेट्स का जो एरिया है वो, और D मतलब कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो। अब यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें कुछ मतलब कि वैल्यू में हम चेंज करके हम अपने कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर हम जो बीच का डिस्टेंस है उसको कम कर दे तो हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, मींस उसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी अगर डिस्टेंस को कम कर दे। या फिर जो एरिया ऑफ प्लेट्स है उनको बढ़ा दे तो भी हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब भी हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। और जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के की। के मतलब हमारा होता है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर अदर मीडियम अदर देन एयर के एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड, मींस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला फॉर्मूला है ना, तो ये तो एयर के लिए है। अब यहाँ पर अगर जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनमें एयर की जगह अगर कुछ और हम फिल कर देते हैं तो वहाँ पर हम अपना एप्सिलॉन नॉट के साथ अपना के कांस्टेंट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। अब देखो ये दिखने में मतलब इसका डायग्राम कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। एक तरफ हमारा पॉजिटिव वाली प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट, और उनके बीच में हमारी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है सेंटर पर और नॉन यूनिफॉर्म होती है एट द एजेस पर, ये हमारी होती है। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो ये बोर्ड्स में तो इनसे अब क्वेश्चन नहीं आता, बट सीयूटी में हो सकता है एक आधा क्वेश्चन पूछ ले, वैसे मुश्किल ही आता है, बट फिर भी देखो जैसे रजिस्टर में था सेम ऐसे आता है। अगर सीरीज में हो तो हम इसको दोनों का सबका रेसिप्रोकल करके सम कर देते हैं, और अगर हमारा क्या हो पैरेलल में हो तो हमारा पास क्या हो जाता है, जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। उसके ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो एनर्जी होता है U इज इक्वल टू हाफ CV², ये हमारा फॉर्मूला है। और या फिर हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ QV, ये हमारा फॉर्मूला है। या फिर हम यूज कर सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C। तीनों एक ही फॉर्मूला है, चाहे एक फॉर्मूला याद कर लो, तीनों ये बाकी के दोनों अपने आप ड्राइव हो जाएंगे, मतलब इसमें ही चेंज किया हुआ है। वो जो हमारा स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ पर C की वैल्यू Q अपॉन V रख दो, Q की वैल्यू CV रख दो, तो उससे आपके ये फॉर्मूले बन जाएंगे। अब देखो अगर हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए तो वहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी होगी U इज इक्वल टू Q² अपॉन 2 ब्रैकेट में जितने भी कैपेसिटर हैं उन सब की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके सब कम सम कर देंगे। नेक्स्ट आता है अगर पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर हो तो हम क्या करेंगे, जो एनर्जी है वो आएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू V² अपॉन 2, जो सारे कैपेसिटर हैं उनकी सबकी इंडिविजुअल वैल्यू का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इस तरीके से हमारे फॉर्मूले आते हैं। ये फॉर्मूले हमारे काफी इंपोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी डेंसिटी, न्यू से हम डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर, मींस कैपेसिटर की पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है उसको इसकी बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, जो कि मतलब फॉर्मूला हो गया न्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब, हमारी यूनिट हो गई। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो हो गया हमारा ml-1 t-2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, मींस फील्ड में रखते हैं तो वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, तो आ जाती है K इज इक्वल टू QV, हमारी वैल्यू आ जाती है। K हमारी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और हमारी V क्या होगी, हमारे पोटेंशियल, हमारा डिफरेंस सिंपली हो गया। तो फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू QV, हमारा फॉर्मूला हो गया। E मतलब कि हमारी जो एनर्जी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू QV हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ कंडक्टर से रिलेटेड, जैसे नेट Q इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो हमारा 0 होता है, और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो भी हमारी 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा सरफेस से, मींस जो अगर ये हमारा क्या हो गया एक कंडक्टर हो गया तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलना स्टार्ट करेगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर चलना स्टार्ट करेगी। क्यों मतलब कि जो लाइंस बनेगी, क्यू ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर ही हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, उसके अंदर हमारा चार्ज नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक पॉइंट पर वो क्या होता है, सेम ही होता है, मींस वहां पर कोई भी वैल्यू का डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस करंट से रिलेटेड है, और शील्डिंग का मतलब कि कुछ क्या हुआ है, शील्ड किया हुआ है, मतलब कि सेव किया हुआ है। तो अगर किसी एक ऐसे एरिया को, कंडक्टर के एरिया को या फिर किसी भी चीज के एरिया को हम किसी जहां से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसको सेव कर दें, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और मैंने इतने एरिया को क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम बोलते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर बेटर डाइलेक्ट्रिक, ये हमारा सिंपल सा एक पॉइंट आ जाता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बेटर डाइलेक्ट्रिक होते हैं।
क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उनको पोलराइज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हम उसकी वैल्यू करते हैं, तो वो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल। मींस हमारे पास दो चार्जेस हैं, जैसे चार्ज 1 हो गया, चार्ज 2 हो गया, इन पे Q1 चार्जेस पे Q2 चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका V2 है, और इसमें इसका कैपेसिटेंस है C1 और उसका हमारा क्या आता है C2 आ जाते हैं, फर्स्ट चार्ज ये सेकंड चार्ज। अगर हम इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने का मतलब ही इन दोनों चार्ज को हमने क्या कर दिया, मतलब कि किसी एक चीज से हमने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, दोनों का पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मींस V हमारा दोनों का पोटेंशियल हो जाता है। तो उस V का जो फॉर्मूला होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि होता है V इक्वल टू C1 V1 अपॉन C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2, ये हमारा फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट आता है लॉस इन एनर्जी। देखो एनर्जी में हमारा यहाँ पर लॉस होगा, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक की एनर्जी दूसरे में एनर्जी फ्लो होगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ हमारा लॉस होगा। तो जो लॉस आता है वो आता है हमारा डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस का U2, एक तरीके से नॉर्मल हो गया, तो वो आता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जामिनेशन में CUT टाइप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट आपका इस तरीके से आंसर आता है, वरना आपको पहले एनर्जी फर्स्ट निकालनी है, सेकंड निकालनी है, उसको माइनस करना है, और बोर्ड्स में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आ जाता है आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार निकाल लेते हैं। हाँ, इक्वी पोटेंशियल, मैं कह रहा था इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब देखो नाम से क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल मतलब कि इक्वल। तो ऐसी सर्फेसेस जहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम हो, मीन्स इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मान लो पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो ये जो सारा एरिया हो गया, मीन्स ये जो सारा सर्फेस हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। तो वहां पर जैसे दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट होगा, तो यहां पर वी ए पोटेंशियल होगा, यहां पर वी बी पोटेंशियल होगा। तो अगर इन दोनों वैल्यू की मींस वी ए इज इक्वल टू वी बी है, तो इस ये पॉइंट का जो ये वाला एरिया हो गया दोनों के बीच का, इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, ड्यू टू द सेम चार्ज हमारा ऐसा जाता है, और डिफरेंट चार्ज की वजह से कुछ इस तरीके से हमारा पोटेंशियल सरफेस बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज इसकी पूछ ली जाती है। जैसे जो हमारा इक्विपोटेंशियल जो सर्फेसेज होती है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, क्योंकि सेम है, सेम में से सेम मतलब कि 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। बात करते हैं नो वर्क इज डन इन कैरिंग क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मींस ये लेवल सेम है, तो यहां से यहां तक का कुछ अगर हमें लेके जाना तो हमें कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे सो देयर आर टू वैल्यूज एट 1। मीन्स दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगी, एक ही होगी, अगर ये आपस में क्या कर जाएंगी, मतलब क्रॉस कर जाएंगी, तो एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e। मीन्स जो हमारा e है वो अगर वो ज्यादा है, मीन्स जो इक्विपोटेंशियल है जो वहां पर हमारी एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो ज्यादा है तो स्पेसिंग बिटवीन सरफेसेस लेस, मतलब स्पेस के बीच की जो स्पेसिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मीन्स ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा इज मोर, हाँ मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर वो ज्यादा होगी तो स्पेसिंग हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं। बात करते हैं आगे जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये कैपेसिटेंस था इसमें दो प्लेट्स थी हमारी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इनके बीच में एयर की जगह हम कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे जिसका जो पोटेंशियल है वो K है, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस का T अपॉन K। इसमें जो D है वो तो हमारे जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है, और जो T है, T हमारा जो बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है उसकी थिकनेस है, और K हमारा क्या होगा, इसका पोटेंशियल कह रहा हूं, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है। अब यहां पर तीन केस बनते हैं कि जो हमारा T है वो D के इक्वल हो सकता है, मींस जितनी स्पेस दोनों के बीच में थी उतना मतलब कि थिकनेस का ही मैंने क्या लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया। तो वहां पर फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन D। और अगर हमारा T की जो थिकनेस है वो 0 मींस बिल्कुल ही ना के बराबर हो, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो कि एयर वाला ही कंसिडर कर लिया जाता है। और यहां पर हो सकता है पुटिंग मेटल शीट बिटवीन देम। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह उसमें मेटल शीट लगा दे तो फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस का T। यहां पर हम अपना K की वैल्यू हटा देंगे, क्यों? क्योंकि K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल के लिए वो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो यहां से उसकी वैल्यू हट जाएगी। हमारे कुछ इस तरीके से फॉर्मूले आ जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि
आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन कैपेसिटर्स सी व्हेन जॉइंट पैरेलल, मींस एन कैपेसिटर्स हैं, हम उसको पैरेलली ज्वाइन किया हुआ है, तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो एन सी, मींस जो एन है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है और जो कैपेसिटेंस एक की वैल्यू उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सीरीज में हो तो जो कैपेसिटेंस है एक का उसको एन से डिवाइड कर देंगे, मींस नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा पास होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब हमारी चार्ज डेंसिटी, एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस फर्स्ट चैप्टर से आ जाता है। जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के, मीन्स रेडियस ऑफ द स्फीयर, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। जो फाई मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, फाई इज ड्यू टू द डायपोल इज जीरो, डायपोल की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा जीरो होता है। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर के सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आई होप जो हमने टॉपिक समझे वो आपके सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी इससे रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमको मैसेज कर सकते हैं, उसको हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब आप मतलब कि एक तरीके से टेंशन फ्री हो सकते हो, और इस वीडियो को देख के और ये नोट्स को पढ़ के और इनको थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके और उनको अच्छे से करके आप एग्जाम में अच्छे से मतलब कि अपना जो एग्जाम है वो अच्छे से दे सकते हो। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और भी जो चैप्टर की वीडियोज़ है, रिवीजन वीडियोज़ है, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।